नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब घोटाला लगातार बड़ा होता जा रहा है, पर जाहिर सी बात है कि इसमें आम लोगों के या सरकार के खजाने के पैसे के साथ साथ सियासी मुनाफाखोरी भी बहुत हुई। इस पर आरोप लगे, तमाम तरह से बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और दोनों ही पार्टियों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के उन नेताओं ने जो इसमें आरोपी बने हैं, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला और कहा कि हमें फंसाया गया है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, बीजेपी हमारे साथ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर बदला ले रही है। और बीजेपी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, करप्शन किया तो अब जेल जाओ। अब इस बीच में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो जाती है। इससे पहले आबकारी मंत्री उस वक्त के कवासी लखमा भी गिरफ्तार हो गए थे और उनकी जमानत की कोशिशों में सुप्रीम कोर्ट बघेल पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इनकी जमानत के लिए आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक याचिका, इसी में एक याचिका लगी हुई थी जिसमें एजेंसियों की शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर के सवाल उठाए गए थे, उस पर सुनवाई को राजी हो जाता है। मतलब एक तरफ तो चैतन्य बघेल को बड़ा झटका दे दिया, भूपेश बघेल को बड़ा झटका दे दिया, पर जांच एजेंसियां खुश हो सकें उतनी मोहलत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो जाइए हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट का जो चैनल है उसके थ्रू आइए आप, और एजेंसियों से कहा कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं कि आपका काम अधिकारों की सीमा से बाहर तो नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से झटका भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल और कांग्रेस को लगा, तो दूसरी तरफ से रडार में अब जांच एजेंसियों की शक्तियां भी हैं सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे में कौन इसको लेकर के अपने आप को जीता महसूस कर रहा है, किसे लग रहा है कि उसकी हार हो गई है, और इस पूरे मामले में क्या बघेल परिवार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो सुप्रीम कोर्ट से आज जब निराशा हाथ लगी चैतन्य बघेल और पिता भूपेश बघेल को, तो उनके वकील ने क्या कहा है, जरा ये सुनिए। 14 दिन की जुडिशल रिमांड ली गई थी वो आज कंप्लीट हुई है और फिर से 14 दिन की जो रूटीन है जुडिशल रिमांड, उसके लिए एप्लीकेशन लगाया था ईडी ने, उसको माननीय न्यायालय ने 18/8 के लिए दिया है। अब जो अगली रिमांड है वो 18/8 की है और 60 दिन के जो अंदर इनको चार्जशीट पेश करना, अपना कंप्लेंट पेश करना है। तो अभी ये 18/8 के बाद फिर और रिमांड भी होगी, जुडिशल रिमांड। नहीं, कोई शर्त नहीं, जैसा है वैसे ही है। अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और आदेश देखने के बाद फिर आगे कैसा करना है, क्या करना है, वो बनाएंगे। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के अपने आरोप पर बनी हुई है। सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है, ये सुनिए। भरोसा है पूर्व मुख्यमंत्री जी अदालत गए हैं, निश्चित तौर पर अदालत में उन्हें राहत मिलेगी, ऐसा हमें पूरा। अभी अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज नहीं किया है। अदालत ने उन्हें एक मामले में फिर से लगाने को कहा है, उनके पुत्र के एक मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा है, उनके पुत्र को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने को कहा है। तभी अदालत ने किसी प्रकार की कोई याचिका खारिज नहीं की। अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। लंबी मुश्किल में फंस गए पूर्व सीएम बघेल, बेटे चैतन्य को नहीं मिल पाई बेल। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल पाई राहत, बीजेपी कर रही करप्शन को लेकर फजीहत। कांग्रेस बोली सियासी बदला ले रही बीजेपी, आखिर में जीत सत्य की ही होगी। भूपेश बघेल के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, करप्शन के केस में बढ़ने वाली है परिवार की मुसीबत। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। प्रवक्ता बीजेपी से और वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए राहत नहीं मिली है, हालांकि रिजेक्ट नहीं किया गया है, ये ठीक है, लेकिन कोर्ट तो राहत के लिए गए थे। अभी उम्मीदें बरकरार हैं आपकी, पर दिक्कत यह है कि दिक्कतें भी बरकरार हैं। अभी जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल और
सीधे तौर पर अपने दर्शकों को आसान भाषा में मैंने बताया कि चैतन्य बघेल जी को अभी जेल में रह करके इंतजार करना होगा, लेकिन जांच एजेंसियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आ गई हैं। उनके अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर जो याचिका थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, ये मैटर सुनने लायक है, हम सुनेंगे। तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आज के इस पूरी कार्रवाई को? अभिलाष जी, यह कहना कि रिलीफ नहीं मिली है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। जो रिट याचिका होती है, जो मौलिक अधिकारों के हनन की जहां तक बात होती है, संविधान और मौलिक अधिकारों की स्वाभाविक संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी होता है और हाई कोर्ट को भी अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 32 में जो है असीमित अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, उसके तहत सुनवाई हो सकती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी यही है, जो पीएमएलए के धारा 44 का जो दुरुपयोग है उसके खिलाफ सुनवाई 6 तारीख को होगी। इससे पहले भी आपने जिस प्रकार से देखा कि 21 जुलाई को स्पष्ट तौर पर ईडी को फटकार लगाते हुए इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 याचिकाओं को खारिज किया। ईडी ने जिस तरह से वकीलों को समन जारी किए थे, जिस दुर्भावना से बिना ठोस आधार के फंसाया गया था, तो राजनीतिक लड़ाइयों में दुरुपयोग होने से बचे, ये कमेंट जो है ईडी के खिलाफ की थी। और उसी मामले में उन्हीं तर्कों के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर भूपेश बघेल जी ने जो याचिका लगाई है उसकी सुनवाई 6 तारीख को है। निश्चित तौर पर जो चैतन्य बघेल जी ने अवैध गिरफ्तारी को लेके जो याचिका लगाई थी उसके लिए कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट को भी त्वरित सुनवाई के लिए कहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो भाजपा के इशारे पर राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और जांच एजेंसियों के माध्यम से जो अमल किया जा रहा है, कोर्ट में फिर से एक बार साबित होगा। लगातार अभिलाष जी, आपने भी देखा कि किस तरह से 5 मई को कठोर कमेंट ईडी के खिलाफ आए। ये सारे कमेंट जो आपको रेफरेंस दे रहा हूं, दर्जनों कमेंट है जो छत्तीसगढ़ में जो ईडी की दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ है। 5 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। ईडी का ये तय पैटर्न बन चुका है और साक्ष्य मत दीजिए, केवल आरोप लगाइए, यही काम आपका हो गया है। उसके पहले भी 29 अप्रैल को ईडी ने सुनवाई के दौरान ये कहा था। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभिलाष जी जो कार्रवाइयां चल रही है वो 2022 से चल रही है। कोई भी केस सामान्य यह प्रक्रिया होती है कि 90 दिन के भीतर चालान प्रस्तुत हो जाते हैं। जांच अनंत काल तक चलती रहेगी क्या? यह सवाल ईडी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था कि 3 आरोप पत्र आपके दाखिल हो चुके हैं, आप व्यक्ति को हिरासत में रखकर वस्तुतः दंडित करने का काम कर रहे हैं। कितनी गंभीर आपत्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, आपने पूरी प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का ईडी के मामले में शराब, तथाकथित शराब घोटाले की जांच के संदर्भ में जो प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई जा रही है। यह भी कहा कि यह कोई आतंकवादी नहीं है, न ट्रिपल मर्डर केस के कोई अपराधी हैं जिनको आप उठा के बिना सबूत के जेल में डाल दे रहे हो। यह जांच एजेंसियों का दायित्व है, ये मनी ट्रेल साबित कर नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है उसके संदर्भ में पहले भी ईडी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई जो है ईडी के तय मैनुअल के खिलाफ है। इसी संदर्भ में आपको याद होगा नोएडा थाने में जो एफआईआर की गई थी उसको तक निरस्त किया। ठीक है, चलिए, तो तमाम कार्रवाइयां, तमाम प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट में ईडी की जांच को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई है। तो हमें उम्मीद है कि ईडी से की जो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है उससे राहत मिलेगी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रास्ते खुले हुए हैं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मैं आ जाता हूं जल्दी से सुंदरानी जी आपके पास। सुंदरानी जी, जैसा यहां चल रहा है छत्तीसगढ़ में, या कुछ केंद्रीय एजेंसियां हमारे पूर्ववर्ती सरकारों के मंत्रियों और उनसे जुड़े हुए अधिकारी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में रखी हैं, और कोर्ट जो है कभी लगता है कि शायद जांच एजेंसियों की बात मान रहा है और कभी लगता है कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। ठीक ऐसा ही दिल्ली में हुआ था इससे ठीक पहले। ये ऐसा लग रहा है कि उसका डेजावू चल रहा है, लेकिन वहां से खबर आ जाई। वो खबर यह कहती है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तत्कालीन दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, जिन पर पीडब्ल्यूडी घोटाले और वहां पर जो भर्तियां हुई थी उसको लेकर के सीबीआई ने जो मामले कायम किए थे, वो कोर्ट ने कहा कि आपके पास सबूत नहीं है और कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया। अब से 4-5 घंटे पहले की खबर है। लेकिन उनका चरित्र का जो बखिया उधेड़ सकती थी बीजेपी, वो सब उधेड़ चुकी है। अब कोर्ट ने बरी कर दिया। तो सर देखिए, जब तक सरकार के हाथों में एजेंसियां हैं, और सरकार कोई भी कहे नहीं है तो इसलिए गलत है क्योंकि आप खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था गुजरात में कांग्रेस सरकार के दौरान। तो आप भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानते। तो कोर्ट में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, और कोर्ट में लोग जाकर के छूट जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन छूट गए, ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल, उनके बेटे भी बरी हो जाएंगे।
देखिए, अलग अलग मामले होते हैं, हर राज्य के अलग मामले हैं, चाहे वो दिल्ली का पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो या शराब का घोटाला हो। वैसे ही छत्तीसगढ़ में शराब और कोल का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, शराब का तो 2000 करोड़ का घोटाला है। लगातार आरोपी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कहीं न कहीं चैतन्य बघेल का गिरफ्तार होना तथ्यों के आधार पे है। बिना तथ्यों के आधार पे कोई भी केंद्रीय एजेंसी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करती। उनकी 6-6, 12-12 महीने तक जांच पड़ताल चलती है। किसी के भी गर्दन में हाथ डालने के पहले वो पुख्ता सबूत इकट्ठा करते हैं। ये अलग बात है कि अदालत में जाने के बाद वो सबूत ठहर पाए नहीं ठहर पाए, जैसा अब आप बता रहे हैं अभिलाष जी की सत्येंद्र जैन जी को बरी कर दिया है। ये न्यायपालिका पे हमारा भी भरोसा है, न्यायपालिका पे हमारा विश्वास है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ तो मैं कहूँगा कि ये घोटाले की अगर सूक्ष्म और जांच बढ़े तो ये दायरा बढ़ सकता है 2000 करोड़ से। लेकिन 2000 करोड़ भी एक छोटे से राज्य के लिए बड़ी रकम होती है। गरीबों के खून पसीने का पैसा है जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास आता है, और ऐसे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी। और कार्रवाई से भयभीत है पूर्व मुख्यमंत्री, इसीलिए तो वो अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो कहीं न कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत न देकर हाई कोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करने जैसा जो काम किया है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने देखे होंगे, तथ्य देखे होंगे, तभी ये बात आगे बढ़ी। अब न्यायपालिका जो फैसला करेगी, हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं कि भारत के संविधान और कानून के प्रति हम लोगों की आस्था है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को न्याय मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय मिलेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब भोली भाली जनता के 2000 करोड़ के घोटाले का कहीं न कहीं पर्दाफाश तो होगा। ठीक है, चलिए अनिल द्विवेदी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 2100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगते हैं इस पूरे मामले में। जांच एजेंसियों ने बहुत सारे सबूत जुटाए हैं, कुछ मामलों को लेकर तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से भी आई हैं, पर सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले में सियासी इंटरफेरेंस क्या हो रहा है या हुआ था, और क्या कोर्ट में एस्टेब्लिश हो पाएंगी ये तमाम चीजें। 2100 करोड़ रुपए बार बार भूपेश बघेल कहते हैं, कहां गया 2100 करोड़? चलो हमने कमा लिया, आपकी बात मान ली, कहीं तो उस पैसे को रखा होगा, कहां गया वो पैसा, वो पूछ रहे हैं। क्या कोर्ट में एस्टेब्लिश कर पाएंगी जांच एजेंसियां तमाम चीजें? अभी तक की स्थिति देखकर क्या लगता है आपको? देखिए अभिलाष जी, राजनीति में अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, सब कुछ अपने राजनीतिक फायदे के लिए होता है। सब कुछ उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। आप देखिए कि जब सरकारें जाती हैं, विदा होती है, उसके एंटी इनकम्बेंसी का सामना उस समय के मुख्यमंत्रियों को करना पड़ता है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है, उनके बेटे भी इसकी जद में हैं। लेकिन आप देखिए कि जब 2018 में रमन सरकार गई थी तो डॉक्टर रमन सिंह को भी कितना परेशानी झेलना पड़ी थी। कई सारे मामले उनके सामने उठ के आए थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। 5-6 महीने तक खूब हलचल हुई थी, उसके बाद नतीजा शांत हो गया। मुझे लगता है कि इस मामले में भी ऐसा ही होगा। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माप है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट की तरफ भेज दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के जो उप महाधिवक्ता वगैरह हैं, उप महाधिवक्ता, उनकी मुश्किलें थोड़ा बढ़ेंगी, क्योंकि अब गेंद जो है वो हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पक्ष बहुत मायने रखता है जी। तो ये वक्त तय करेगा, समय तय करेगा कि इस मामले की परिणति क्या होती है। लेकिन फिलहाल तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे पर एक मुसीबत आन खड़ी हुई है। चैतन्य बघेल का राजनीतिक कैरियर भी बन सकता है अगर जिस तरह वो जेल गए हैं, और इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में तो घिरे हैं। अब ये समय बताएगा कि वो इससे पाक साफ कैसे निकलते हैं, दामन उनका कैसे साफ होता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी जो 5 साल तक, एक कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की कि आपने अच्छा भोगा था, अच्छा गप, तो कड़वा भी आपके हिस्से ही आएगा। तो ये तय बात है कि आप मुख्यमंत्री 5 साल रहे तो जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, जो भ्रष्टाचार हुए, जो गड़बड़ खाने हुए, उसका तो निश्चित तौर पर अगर दूसरे लोग जेल भेजे गए हैं तो नैतिक तौर पर जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। लेकिन आप समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। वे लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। वे इसलिए वो सीधे हाई कोर्ट गए और आज भी अपने बेटे के पक्ष में वो लड़ रहे हैं।
तो ये डिपेंड करेगा। ये जरूर है कि 5 साल तक कांग्रेस किस तरह से फाइट करेगी इस मुद्दे पर, ठीक है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है। भारतीय समाज में करप्शन बिल्कुल स्वीकार नहीं है, उसके गहरे नतीजे होते हैं, उसका व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है और राजनीतिक दल पर भी पड़ सकता है। ठीक है। इसलिए कांग्रेस को अब यह चिंता करने की जरूरत है कि यदि यह मामला आगे बढ़ता है, यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर और ज्यादा कड़े आदेश दिए जाते हैं या उसके नतीजे सामने आते हैं, ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी खतरनाक होगा। क्योंकि कांग्रेस को भी आगे बढ़ाने में जो सर्वमान्य नेता है, जो सबसे मजबूत नेता है, वो मुख्य भूपेश बघेल माने जाते हैं। ठीक है। और ये बात बीजेपी की वर्तमान सरकार भी जानती है ठीक है, कि जो ठीक है। छवि है भूपेश बघेल की है और उसी के बलबूते कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ठीक है। इसलिए उनकी छवि को डैमेज होना ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी चिंताजनक है, ठीक। भूपेश बघेल के लिए तो है ही, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक ठीक है। सुखद संयोग ही माना जाएगा। ठीक है। सुरेंद्र जी, जब ये मामला पूरा शुरू हुआ था तो मुझे याद है कांग्रेस के नेता बोलते थे कि आप आरोप 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 कर रहे हैं, आज तक किसी पर कोई कार्रवाई हुई क्या? फिर आईएएस जेल चले गए, कुछ और अधिकारी जेल चले गए, फिर आपने कहा आप तो नेता की बात करते थे, आज तक कोई नेता गिरफ्तार हुआ क्या? फिर मंत्री जी जेल चले गए, कवासी लखमा जी। फिर बोला कि भाई भूपेश बघेल पर आरोप लगाते थे, उनका कुछ हुआ क्या? उनके बेटे जेल चले गए। तो सर आप कह कुछ रहे हैं और कोर्ट के जरिए आपने जितनी राहतों की कोशिश की है वो मिली नहीं है। कवासी लखमा जी अंदर हैं, अधिकारी आईएएस जो थे तत्कालीन वो अंदर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अंदर हैं। अभी देखिए लगातार कोशिशों के बाद भी चैतन्य को उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो कुछ तो है जांच एजेंसियों के पास, ऐसा तो नहीं है कि बिना आग के धुआं उठ रहा है। अभिलाष जी, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने, उनको टारगेट करने, उनको जेल भेजने के लिए ही मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है। आपको याद होगा मोदी सरकार आने से पहले ये जितनी जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनको खड़ा करने का काम, उनको निष्पक्षता से काम करने की आज़ादी कांग्रेस की सरकारों में दिया गया था। मूल अंतर जो है, ये जब सरकार में आए तो ये वित्त विभाग के अंतर्गत था, उसको गृह विभाग के अंतर्गत ये ले आए, उसमें संशोधन करके एफआईआर स्वयं दर्ज करके उसमें गिरफ्तारी करने का सीमित अधिकार जो है इसी दुर्भावना को अमल करने के लिए भाजपा की सरकारों ने दिया। आपको याद होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को भी इस सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर ईडी ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में किस तरह से कार्रवाइयां हुई ये भी आपने देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया। तो ये आरोप लगाओ और जेल भेजो, ये तो तय दिख रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये देखिए, चिंतामणि महाराज हमारी पार्टी में थे तो वो कोल परिवहन के आरोपी थे, आज भाजपा में गए तो वो सारी जांचें रोक दी गई, आज सांसद हैं। जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, इनके खिलाफ तो यही केंद्रीय जांच एजेंसियां पहले आरोप लगाए, चालान प्रस्तुत किए, बाद में भाजपा में शामिल हो गए, तो आवेदन दे के मामले वापस लिए जा रहे हैं। तो मूल बात जो है, चिंतामणि महाराज के साथ साथ तमाम उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का। और एकदम ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिनका ये राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, उनको इसी तरह से षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मोर्चा बन चुका है ईडी, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी लगातार इनको फटकार लगाया है। और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें रिलीफ मिलेगी। और एक आरोपी के बयान पर कैसे गिरफ्तारी हो सकती, जो फरार है न्यायालय के रिकॉर्ड में, उस पप्पू बंसल के बयान के आधार पर वो निर्बाध रूप से आता है, ईडी में बयान देता है और चले जाता है। किसी भी लिकर के प्रोड्यूसर या वितरक के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हुई। 40 आबकारी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, सारे गिरफ्तारी से आ ये बातें तो आप कोर्ट को भी कन्विंस करा सकते थे ना सुरेंद्र जी। ये बातें अगर इतनी अच्छी आपको लगता है कि बिल्कुल अभिलाष जी, 5700 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए इस सरकार ने दुर्भावनापूर्वक। 90% मामले केवल विपक्षी दल के नेता और उनके परिजनों पर है। कन्विक्शन रेट क्या है? चलिए सुंदरानी जी, 200 में एक मामला भी नहीं। सुंदरानी जी, तो भाजपा का षड्यंत्र 5000 से ज्यादा मामले दर्ज करा दिए आपने। आप लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष पूरा तहस नहस हो जाए? लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर ये लोग या भूपेश बघेल, उनके बेटे, अगर इस मामले से निकल करके बरी होके आते हैं तो कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? पता चला वो और बड़ा कैरिकेचर उनका बन गया और बहुत बड़े कद के साथ वो छत्तीसगढ़ की सियासत में वापसी करें। और नकली शराब, अवैध शराब, कोचियों और बिचौलियों तक पहुंचा रहे हैं, बिना होलोग्राम के आज बिक रहे हैं इनके संरक्षण में। ठीक है सुरेंद्र जी। देखिए अभिलाष जी, जहां पे नकली होलोग्राम सरकारी दुकानों से शराब बिकवाई जाए,
जहां पे 2-2 प्रकार के काउंटर रखे जाएं। ये तो मात्र 2000 करोड़ बता रहे हैं, ये घोटाला 10,000 करोड़ का है, लेकिन जितने तथ्य मिले उतना है। और निश्चित रूप से न्यायपालिका में अब मामला है, चूंकि न्यायपालिका में है तो हम कह सकते हैं हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। दोषी लोग दंडित होंगे, निश्चित रूप से दंडित होंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। 5000 से अधिक केस हैं तो उनमें सब में जांच चल रही है, कहीं न कहीं जांच चल रही है, अदालत में मामले चल रहे हैं, और एक आध दो मामले छूट गए तो इनको बड़ा आधार, और एक आध मामले में कोर्ट ने अगर ईडी को फटकार लगाई तो ये पूरे देश का मामला बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, और गंभीर मामले में जांच हो रही है, और न्यायपालिका में जैसा भी होगा हम स्वीकार करेंगे। न्यायपालिका का सम्मान हम करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। अनिल जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। अनिल जी, देखिए यहां पर सवाल यह भी है कि जांच एजेंसियों की शक्तियों के दुरुपयोग या उनके दायरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस केस से रिलेटेड वो जो सुनवाई वहां हो रही है उस मामले में इस केस पर कोई असर पड़ेगा, और हो सकता है कि थोड़ी सी रियायत यहां पर आरोपियों को मिल पाए, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी करने के बाद ही याचिका को स्वीकार करता है कि हाँ इसमें दम है, इस याचिका को सुनवाई हो सकती है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जांच एजेंसियां तो सरकार की होती हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। प्रत्येक सरकारें जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती इसीलिए है कि भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब हों। और पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के विदा होने का तो परिणाम ही यही रहा कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो प्रशासनिक अफसर रहे हों, चाहे वो ठेकेदार रहे हों, चाहे दलाल रहे हों। एजेंसियां सही कार्रवाई करती है और उसे अंजाम पर पहुंचाती है। लेकिन फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने जो चुनौती है, आप देखिए कि सरकार जाने के बाद भी अगर उनके विरोधियों को लग रहा था कि उनका पद कम हो गया, तो ऐसा नहीं था। कांग्रेस हाईकमान ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। बहुत सारी एसआईटियां गठित की थी। भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय महासचिव, आपने कितना चिंतामणि महाराज, ठीक है, सुरेंद्र जी बोलने दीजिए, सुरेंद्र जी अनिल जी को बोलने दीजिए। ठीक है, सुंदरानी जी अनिल जी को बोलने दीजिए प्लीज। रोकने जाते हैं हाईकोर्ट, ठीक है, ठीक है। घोटाले पर स्टे लेने भाजपा तो मेरा कहना वही है कि अगर भूपेश बघेल जी पे कांग्रेस आला कमान ने भरोसा जताते हुए उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो निश्चित तौर पर उनका कद और आगे जा रहा था। लेकिन अब ऐसे समय में खुद उन पर शिकंजा जिस तरह कसा जा रहा है, शराब घोटाले में जिस तरह उनका नाम आ रहा है, तो ये उनके लिए चुनौती होगी, और देखना होगा कि आने वाले समय में वो इससे किस तरह उबर पाते हैं। ठीक है, क्या वो अपने खिलाफ जो साजिशें हो रही है उसको ध्वस्त कर पाएंगे? ठीक है, ये आने वाला समय दिखा पाएगा आज के कोर्ट के, इसलिए ठीक है, ये एक बड़ी चुनौती है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु। एक तो ये कि राहत नहीं दी आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाइए चैतन्य बघेल को जमानत के लिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, कांग्रेस के खिलाफ जाता है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक में वो कहते हैं कि पीएमएलए कोर्ट को लेकर के या पीएमएलए कानून के दुरुपयोग को लेकर के जब भी याचिका लगती है, तभी क्यों लगती है जब किसी रसूखदार की गिरफ्तारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाकायदा मेंशन किया है और कहा, पूछा है कि भाई ये हमेशा तभी आपको इस मामले में दुरुपयोग क्यों नजर आता है जब किसी रसूखदार की गिरफ्तारी होती है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि एजेंसियों की शक्तियों के दुरुपयोग या उसके दायरे से बाहर होने के मामले में हम सुनवाई करने को तैयार हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में हमें जरूर लग रहा है कि ये मामले को अगर देखें कि भूपेश बघेल परेशान हो रहे हैं, उनके साथ दिक्कतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं, बहुत दिक्कतें उनकी बढ़ रही हैं, उनके बेटे जेल में हैं और जांच एजेंसी जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जांच एजेंसियों की कार्य की जो सीमा है उसे भी शायद सुप्रीम कोर्ट अब तय करने जा रहा है, क्योंकि बार बार दुरुपयोग की शिकायतें आ रही हैं और कहीं सुप्रीम कोर्ट को कोई ध्यान से टूल तो नहीं बना रहा इस तरह से, वो भी देख रहा है सुप्रीम कोर्ट और उस पर भी पैनी नजर है। माननीय कोर्ट ने साफ कहा कि आप तभी क्यों परेशान होते हैं जब कोई रसूखदार का बेटा गिरफ्तार होता है, तभी आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर के परेशानी होती है और आप इसके दुरुपयोग की बात करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सिर्फ छत्तीसगढ़ की सियासत के तौर पर नहीं, वो जांच एजेंसियों के दायरे, भूपेश बघेल और उनके परिवार की जमानत या उनके जो अधिकार हैं उस पर भी देख रहा है और कोर्ट में किस तरह के केसेस पहुंच रहे हैं, किस मंशा से पहुंच रहे हैं, पूरा एक 360 डिग्री व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बरत रहा है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सुरेंद्र वर्मा जी का, श्रीचंद सुंदरानी जी का, अनिल द्विवेदी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।